हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ डॉक्टर रविंद्र धोटे और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आप तो जानते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो भी क्वेश्चन है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन और उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बहुत जल्दी हम लोग शुरू करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन, केमिकल्स विच आर रिलीज एट द सिनेप्टिक जंक्शंस आर कॉल्ड। देखिए बेटा, सबसे पहले सिनेप्टिक जंक्शंस की बात हो रही है, तो पहले बात होती है कि व्हाट इज सिनेप्स। तो सिनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन है। यहां पे एक रफ डायग्राम के थ्रू देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा एक न्यूरॉन है बेटा, ठीक है। सो दिस इज डेंड्रॉन, साइटॉन, एक्सॉन, और ये बाजू वाला न्यूरॉन है सर हमारा एडजेसेंट न्यूरॉन। अगेन सेम डेंड्रॉन, साइटॉन एंड एक्सॉन। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये दोनों के बीच में ये जो दिख रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सिनेप्स। सर इन दोनों के बीच में तो फिलहाल गैप दिख रहा है, तो बिल्कुल वो गैप को ही हम लोग सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं और इसके अंदर हम लोग केमिकल्स डालते हैं जिसकी वजह से गैप भर जाता है, ठीक है। क्योंकि सिनेप्स में वैरायटी होती है बेटा, हम लोग पढ़ते हैं केमिकल सिनेप्स एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बहुत कम है लेकिन केमिकल सिनेप्स बहुत ज्यादा है, जिसमें हमको केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन भी वही पूछा गया है कि आप यहाँ पे कौन सा केमिकल डालने वाले हो। सबसे पहले एक चीज याद रखिए, हमेशा जो सिनेप्स बनेगा दैट इज फ्रॉम एक्सॉन टू डेंड्रॉन, एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्रॉन ऑफ अदर न्यूरॉन बेटा, ठीक है। अब सर इसके अंदर अगर हमको केमिकल डालना है, राइट, तो इसके अंदर हम लोग केमिकल ऐसे डाल देते हैं। अब ये केमिकल बनाने की जिम्मेदारी एक्सॉन की है बेटा, ये ब्रिज बन रहा है, केमिकल ब्रिज एक तरह से, ताकि इंपल्स का ट्रांसमिशन हो सके। और ये जो केमिकल्स है इसे हम लोग बोलते हैं बेटा न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर्स। बहुत जरूरी है, इसकी मदद से ही इंपल्स फ्रॉम एक्सॉन टू डेंड्रॉन जा पाएगा, फ्रॉम एक्सॉन टू डेंड्रॉन जा पाएगा। अब देख लीजिए ऑप्शंस में, केमिकल्स विच आर रिलीज एट द सिनेप्टिक जंक्शंस आर कॉल्ड हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, लिव। सो व्हाट इज योर आंसर, न्यूरोट्रांसमीटर्स। एंड द कॉमनेस्ट न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ योर बॉडी इज एसिटिलकोलिन। ये नाम आपको हर जगह जरूर मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये एक लौता न्यूरोट्रांसमीटर है, ऐसे और भी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल होता है, एसिटिलकोलिन का बच्चों। तो चलिए यहां पे पहला क्वेश्चन बड़ी आसानी से हमारा सॉल्व हो गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज नेगेटिव, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो बेटा ये बात आ रही है आपके जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स की आर्टिकल से। मतलब नर्वस सिस्टम जब हम शुरू करते हैं तो पहली एक दो पेज पे ये आर्टिकल शुरू हो जाता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए मान लेते हैं कि ये आपका एक्सॉन है बच्चों, ये आपका क्या है, एक्सॉन। अपने को क्या स्टेट दी हुई, रेस्टिंग स्टेट। क्या स्टेट दी हुई बच्चों, रेस्टिंग स्टेट। तो रेस्टिंग स्टेट में जनरली ये पाया गया है, रेस्टिंग स्टेट में जनरली ये पाया गया है कि देयर इज अ इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एंड आउटसाइड देयर इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। चलिए चल, आपने बड़े आसानी से बता दिया है कि अंदर माइनस है और बाहर क्या है, प्लस है। अब क्वेश्चन यही पूछ रहे कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव, ये कौन से आयंस की वजह से हो पाया है। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं ये माइनस और प्लस के पीछे रीजन क्या है। ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेट अंदर K प्लस इज मोर और बाहर Na प्लस इज मोर। देखो बाहर को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF और अंदर वाले को बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड ICF, मतलब टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। तो बाहर सोडियम ज्यादा है, Na प्लस करके बाहर का माहौल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है लेकिन फिर भी नेगेटिव है। ये नहीं समझा सर, पोटेशियम भी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर अंदर भी प्लस होना चाहिए था। नहीं बेटा, पोटेशियम से ज्यादा डोमिनेंट यहां पे बैठे हुए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये भी ज्यादा क्वांटिटी में, और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दिस आर नेगेटिवली चार्ज,
ये कैसे होते हैं बेटा? नेगेटिवली चार्ज। तो पोटेशियम के साथ अंदर जोड़ी में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है और प्रोटीन्स हावी हो रहे करके अंदर का माहौल इलेक्ट्रोनेगेटिव है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का माहौल क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो बेटा समझ में आ गया कि ये जो डिफरेंशियल है ये किसके वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। आप देख रहे हम इसमें पूरी सोडियम और पोटेशियम की थ्योरी पढ़ते हैं, राइट? तो बेटा ये जो बाकी के आयंस है इनका कोई भी रोल नहीं है, बस सोडियम और पोटेशियम का रोल है बिकॉज ऑफ दैट परमियाबिलिटीज एंड एवरीथिंग। ठीक है, अच्छा अब बात निकली है तो रेस्टिंग पोटेंशियल कितना है सर? तो सर आपने कैसे मेजर किया? मैंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, अंदर डाल दिए और वायर के थ्रू उनको गैल्वेनोमीटर पे कनेक्ट कर दिया। तो वहां पे मुझे रीडिंग मिली बेटा -70 मिलीवोल्ट। वहां पे मुझे रीडिंग क्या मिली बेटा? -70 मिलीवोल्ट। तो याद रखना रेस्टिंग स्टेट में अंदर माइनस है बाहर प्लस है, तो रेस्टिंग पोटेंशियल कितना हो गया? -70 मिलीवोल्ट। और ये प्लस और माइनस सोडियम और पोटेशियम इन आयंस के डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, सो बहुत अच्छा, यहां तक समझ में आ गया बेटा। तो ये भी हो गया सेकंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय, देखो पिछला ही अपन ने अभी बताया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था? -70 मिलीवोल्ट। अब ये कौन मेंटेन कर रहा है ऐसा पूछा जाए तो मैं इसका आंसर क्लियर कर दूं, आयन पंप। अब ये आयन पंप क्या होता है सर? दिस इज बेसिकली सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जिसमें 3:2 का रेशियो हम लोग फॉलो करते हैं बेटा, ध्यान से 3:2 का रेशियो फॉलो करते हैं। मतलब सर मैं समझ नहीं पाया, पहले तो याद रखो ये पंप को चलाने के लिए एटीपी लगेगा, मतलब दिस इज एक्टिवेटेड स्टेट। कौन सा स्टेट है बेटा? एक्टिवेटेड स्टेट है। अब सर इसको थोड़ा सा और समझाना पड़ेगा मुझे। देखिए मान लेते फिर से ये कंडीशन लेते, अगर आपको पोलराइज स्टेट में आना है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चाहिए तो मतलब आपको पोलराइज स्टेट में आना है, रेस्टिंग स्टेट में आना है। अभी आपके पास सिचुएशन क्या है ये आप ध्यान से समझ के लीजिए बच्चों, आपके पास सिचुएशन क्या है इसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए अभी आपके पास अंदर मान लो माइनस चार्ज है, बहुत बढ़िया सर, अंदर माइनस है और बाहर चार्ज है आपके पास क्या? प्लस। बाहर चार्ज क्या है आपके पास? प्लस। अब करना क्या है सर? ये तो सब बढ़िया है, रेस्टिंग स्टेट का ये पूरी तरह से नहीं है। अब यहां पे किसी वजह से अंदर सोडियम आ चुका है और बाहर पोटेशियम जा चुका है। रेस्टिंग स्टेट की कहानी ये होती है कि अंदर पोटेशियम होना चाहिए और बाहर सोडियम होना चाहिए, लेकिन आयंस आर फ्लिप्ड, राइट? तो दिस इज समथिंग लाइक ये रीपोलराइजेशन स्टेट की बात की कंडीशन आती है। सर मुझे एक ही चीज समझ रही है, मुझे सोडियम बाहर करना है, पोटेशियम अंदर करना है विदाउट चेंजिंग द पोलैरिटीज। माइनस प्लस चेंज नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे सर? दिमाग लगाएंगे, हम लोग 3 सोडियम को बाहर भेजेंगे। कितने सोडियम को बाहर भेजेंगे बेटा? 3, मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं और उसके बदले में अंदर कितने पोटेशियम आ रहे हैं बेटा? 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं। मतलब एवरी टाइम बाहर जाते समय 1 प्लस चार्ज ज्यादा है, तो बाहर का माहौल क्या रहेगा बेटा? प्लस, मतलब पोलैरिटी चेंज नहीं होंगी। और अंदर आते समय 3 पॉजिटिव के बदले सिर्फ 2 ही पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज की कमतरता हो रही है, तो अंदर क्या बनते जाएगा माहौल सर? नेगेटिव। Every time on every exchange there is a deficiency of 1 plus charge, मतलब there is a formation of 1 negative charge। ठीक है, तो भैया आप देखिए बड़ी होशियारी से हमने 3 सोडियम और 2 पोटेशियम का खेल रचा है। दिस इज कॉल्ड एज अ सोडियम पोटेशियम पंप। दिस इज अ एक्टिव स्टेट बिकॉज दिस पंप रिक्वायर्स द एटीपी। ठीक है, और धीरे धीरे सारा सोडियम हम लोग बाहर कर लेंगे, सारा पोटेशियम अंदर कर लेंगे एंड फाइनली हम लोग हमारे कौन से स्टेट पे आ जाएंगे बेटा? रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट को याद रखना एक और नाम दिया जाता है बच्चों, दैट इज अ पोलराइज्ड स्टेट। कौन सा स्टेट? पोलराइज्ड। तो ये पंप हमने चलाए थे रेस्टिंग स्टेट को रीगेन करने के लिए, रेस्टिंग स्टेट को रीगेन करने के लिए। और कितना पोटेंशियल होता है बच्चों? -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट। चलिए बहुत बढ़िया, तो देख लीजिए इसका आंसर ये आ चुका है सर, आयन पंप। 3:2 याद रखिए, कोई भूलेगा नहीं। आगे बढ़ते बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ आवर विसरल ऑर्गन इज कंट्रोल्ड बाय। एकदम स्टार्टिंग का इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखो विसरल ऑर्गन्स में वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी। विसरल ऑर्गन्स बोले तो ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स, फिर इसमें आपका हार्ट भी आ गया, लंग्स भी आ गए और भी ढेर सारे ऑर्गन्स आ गए बेटा।
लेकिन इनमें भी वैरायटी होती है बेटा, कुछ मैक्सिमम ऑर्गन्स तो इनवॉलेंट्री होते हैं, कुछ वॉलेंट्री नेचर की भी होते हैं। अब अगर देखा जाए ऑप्शंस के हिसाब से कि विसरल ऑर्गन को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो मेरा आंसर क्लियर रहेगा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये एएनएस के पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। मतलब तुम्हारे इसमें क्या दिया हुआ है कि एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल कर रहा है, तो उसमें दिए हुआ है इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स, तो मैक्सिमम ऑर्गन्स इनवॉलेंटरी है, इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है, एज वेल एज इनवॉलेंटरी मसल्स, तो स्पेशली मैं इसमें लिखूंगा स्मूथ मसल्स। तो ये एएनएस का काम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं सर, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब सर एक और कंफ्यूजन था, देयर इज अ विसरल नर्वस सिस्टम, वीएनएस। विसरल नर्वस सिस्टम ये भी विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। अब सर ऑप्शन में कहीं भी वीएनएस नहीं है, तो क्या नन ऑफ दिस लिखना चाहिए था? नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि नन ऑफ दिस तब तक नहीं लिखना जब तक कि ऊपर के 3 ऑप्शन में से एक भी मैच ना करता हो दूर दूर तक। ये हमेशा याद रखना बच्चों, ये नीट एग्जाम के लिए आपके लिए टिप है। नन ऑफ द अबव कभी भी दिखता है तो नन ऑफ द अबव का मतलब क्या होता है, ऊपर के 3 ऑप्शन बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक ऑप्शन यहां पे मैच कर रहा है सर, बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गन्स जो लिखे हुआ है। इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स को भी आप विसरल ऑर्गन बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि विसरल ऑर्गन नहीं बोल सकते। एनसीईआरटी बुक में विसरल वर्ड सिर्फ वीएनएस में दिया है, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि अगर वहां शब्द दिया है तो यहां अप्लाई नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है बेटा। ठीक है, सो यहां पे क्लियर कट आंसर आपका क्या जाएगा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अगर सर नन ऑफ द अबव नहीं होता और विसरल ऑर्गन्स में विसरल नर्वस सिस्टम इधर ऑप्शन में होता है, विसरल नर्वस सिस्टम, तो मैं मोर करेक्ट विसरल नर्वस सिस्टम ही लेता फिर लाइन टू लाइन, लेकिन नन ऑफ द अबव था तो मेरे पास कम से कम पार्शियल करेक्ट ऑप्शन है, पार्शियल करेक्ट ऑप्शन है। याद रखना, फिर से कह रहा हूं, नन ऑफ द अबव कभी भी आता है तो ऊपर के 3 ऑप्शन में से अगर कोई भी दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा है, दूर दूर तक, तो ही नन ऑफ दिस टिक करना, नहीं तो टिक करने का नहीं। ओके, चलिए, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बढ़िया। ध्यान रखना जो मैंने टिप दिया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन नी जर्क रिफ्लेक्स। तो सबसे पहले मैं बता दूं, नी जर्क रिफ्लेक्स दिस इज अ अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। कौन से टाइप का रिफ्लेक्स है बच्चों? ये अनकंडीशन रिफ्लेक्स है। अनकंडीशन रिफ्लेक्स बोले तो ये बाय बर्थ आपके पास होता है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग की गरज नहीं होती है और ये ऑटोमेटिकली चलता रहता है, इनहेरिट भी होता है। नी जर्क रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि लोअर बॉडी में नर्वस सिस्टम या नर्व सप्लाई या इंपल्स का सप्लाई सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो चेक किया जाता है। कैसे चेक किया जाता है? पेशेंट को बिठा दिया जाता है एक टेबल के ऊपर, आपके नी जॉइंट से पैर ऐसे लटकते हुए रहने चाहिए, फिर डॉक्टर एक छोटा सा हथौड़ा होता है, हैमर रबर का बना हुआ हथौड़ा होता है, उससे आपके नी को मारता है। नी को मारने के बाद अगर आपका पैर ऐसा किक हुआ, किक, नी को मारने का जैसा किक मारा उसने पैर ने, तो उसको बोलते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स। इसका एक डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है रिफ्लेक्स एक्शंस पे। ठीक है, तो बेटा नॉट इन्वॉल्व, तो ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि मैक्सिमम रिफ्लेक्सेस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड और नी जर्क तो स्पाइनल कॉर्ड का ही है। ब्रेन आपके इतने रिफ्लेक्स ही कवर करता है, जो फेशियल रिफ्लेक्सेस होते हैं लाइक स्नीजिंग, कफिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आई, सलाइवेशन, ये इतने रिफ्लेक्स आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। मतलब इतने वाले, यहां तक के गले तक के, इसके नीचे के जितने भी रिफ्लेक्सेस है दैट इज कंट्रोल्ड बाय योर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो यहां पर ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर बेटा। बाकी मसल स्पिंडल, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स, ये सब इन्वॉल्व है बेटा। अगर सर ब्रेन की जगह पे यहां पे स्पाइनल कॉर्ड ऑप्शन होता और फिर चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं इन्वॉल्व है, तब उसका आंसर आता मोटर न्यूरॉन। क्यों पता है? अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम गौर से देखोगे बच्चों, तो उसमें 2 पाथवे दिए हुए इंपल्स को ट्रैवल करने के लिए, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और एक पाथवे सेंसरी न्यूरॉन से डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन। तो इधर सॉरी मोटर न्यूरॉन आंसर नहीं आता, आता तो कौन सा आता है फिर? इंटर न्यूरॉन आंसर आता, राइट। आप एक बार वो डायग्राम देखिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसके पाथवे को देखो, एरो को फॉलो करो। एक सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन के बीच में सिनेप्स बन रहा है और एक सेंसरी न्यूरॉन से डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन के बीच में सिनेप्स बन रहा है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड होता तो योर आंसर कुड बी द इंटर न्यूरॉन्स, लेकिन अभी इधर ब्रेन है तो 101% आंसर इसका क्या रहेगा सर? ब्रेन ही आएगा। क्या होता है, कभी कभी इसी क्वेश्चन को टफ करना है तो ऐसे टफ कर सकते हैं। मैं आपको पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूं कि सेम क्वेश्चन को मैं कैसे टफ करूंगा, ऑप्शन चेंज करके, ऑप्शन चेंज करके।
ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट, एन एरिया इन द ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विथ स्ट्रॉन्ग इमोशंस। चलिए बताइए बेटा, ब्रेन में ऐसा कौन सा इलाका है जो इमोशंस के साथ डील करता है? तो एकदम क्लियर कट है, लिम्बिक सिस्टम। इसको इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं। लिम्बिक सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इमोशनल ब्रेन। तो बेटा लिम्बिक सिस्टम होता क्या है? तो लिम्बिक सिस्टम एक्चुअली आपके ब्रेन के हिस्सों को ज्वाइन करके या ब्रेन के हिस्सों को कोऑर्डिनेट करके ही बनता है। लिम्बिक सिस्टम में ब्रेन के कौन से हिस्से आ जाते हैं? एक आता है तुम्हारा अमाइगडाला, दूसरा आता है सर तुम्हारा हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस बोले तो दिमाग का घोड़ा, सी हॉर्स शेप। फिर तुम्हारा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का कुछ हिस्सा, और इंपॉर्टेंट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसके भी कुछ हिस्से, डीप सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट्स। तो ऐसे चार चीजों को मिला के अपना क्या तैयार होता है? लिम्बिक सिस्टम। अमाइगडाला तो डील कर रहा है एंगर के साथ, गुस्सा, एंगर, रेज। अमाइगडाला बोलते बादाम के शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, आलमंड शेप होता है और गुस्से की तरह होता है। जिस इंसान को बहुत गुस्सा आता है ना, उसका अमाइगडाला हाइपर एक्टिव रहता है। हिप्पोकैम्पस, इसको मैं दिमाग का घोड़ा बोलता हूं बेटा, घोड़ा। हिप्पोकैम्पस का काम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना। जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर ये आप कल भूल गए, इसका मतलब आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गई। लॉन्ग टर्म मेमोरी में समझो जैसे होता है ना, बचपन की कुछ चीजें आज भी याद है कि सर मैं बचपन में गिर गया था, मेरा सर फूट गया था, मुझे आज भी याद है। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी। ये किसने कन्वर्ट किया? शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में, हिप्पोकैम्पस। तो बच्चों जब भी आप पढ़ाई करते हो, होता है ना 4 दिन के बाद भूल जाते हैं, कल भूल जाएंगे, 4 घंटे के बाद भूल जाएंगे। इसका मतलब तुम्हारा हिप्पोकैम्पस ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। हिप्पोकैम्पस को ढंग से काम करने के लिए थोड़ा ब्रेन को रिलैक्स करना पड़ता है और फिर धीरे धीरे हिप्पोकैम्पस आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या करता है बेटा? कन्वर्ट करता है। हाइपोथैलेमस वगैरह ये तो आप पढ़ लोगे, अलग से स्ट्रक्चर है। अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस आपके न्यूरल चैप्टर में अलग से मेंशन नहीं किया गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया बेटा। सो आंसर कुड बी योर लिम्बिक सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते। मार्क द विटामिन प्रेजेंट इन रोडोप्सिन। विच विटामिन इज रोडोप्सिन में प्रेजेंट? मैं क्लियर बता देता हूं। पहले रोडोप्सिन बनता किसका है? रोडोप्सिन 2 चीजों से बनता है, अ प्रोटीन ऑप्सिन और दूसरा रेटिनाल। तो ये 2 चीजों का कॉम्बिनेशन बोले तो रोडोप्सिन। अब इसमें जो रेटिनाल है ये क्या है? It is an aldehyde derivative of विटामिन ए। तो आंसर मिल गया सर। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों? रेटिनॉल। ये रेटिनॉल है करके वो रेटिनाल, अल्डिहाइड डेरिवेटिव है ना बेटा। तो योर आंसर कुड बी व्हाट? विटामिन ए। और रोडोप्सिन किस में पाया जाता है? रॉड सेल्स। आपके आंखों में जो रॉड सेल होते हैं उसमें रोडोप्सिन होता है। और ये रॉड सेल जनरली किस में काम करते हैं सर? डिम लाइट, अंधेरे में, डिम लाइट विजन, डिम लाइट में काम करते हैं। तो अंधेरे में आपको जो भी दिखाई देता है इट इज बिकॉज ऑफ रॉड सेल रोडोप्सिन। अब रोडोप्सिन काम तभी करेगा जब आपके बॉडी में विटामिन ए भरपूर है। तो विटामिन ए की अगर कमतरता होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस, अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू व्हाट? नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस नहीं बोला, कौन सा ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन ए के सोर्सेस क्या है सर? गाजर खाते जाओ बेटा, पपैया खाते जाओ। ये 2 सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन ए के लिए, अगर आपको डिम लाइट विजन चाहिए तो। ठीक है, चलिए ये भी खत्म हो गया। ये आई में आता है बेटा एक्चुअली। ह्यूमन आईबॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स एंड इट एनक्लोजेस, ठीक है, लेंस, आइरिस, ऑप्टिक नर्व। देखो अपने आंखों में 3 लेयर है। अब वो जो 3 लेयर कौन से? एक है स्क्लेरा, एक है कोरॉइड, मिडल लेयर, और सबसे अंदर की लेयर होती है बेटा रेटिना। तो 3 लेयर है, लेकिन वो क्या एनक्लोज कर रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा गया आपको। ठीक है, तो भैया तीनों लेयर का अगर मैं बताऊं तो ये बीच वाला पार्ट आएगा। ठीक है, लेंस, एक्वियस ह्यूमर एंड द विट्रियस ह्यूमर, ये आपको ध्यान में रखना है। सो कॉर्नियल, ऑप्टिक नर्व क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑप्टिक नर्व बाहर की तरफ जा रही है। ऑप्टिक नर्व कहां जा रही है बेटा? बाहर की तरफ। तो तीनों लेयर के अंदर नहीं आएगा, तीनों लेयर से बाहर की तरफ जाएगा। सर कॉर्नियल, लेंस और आइरिस क्यों नहीं? क्योंकि बेटा ज्यादा मोर करेक्ट ऑप्शन लग रहा है लेंस, एक्वियस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर, क्योंकि वो उसको एनक्लोज कर रहे हैं पूरी तरीके से बेटा। चलिए
कॉर्निया एनक्लोज नहीं होगा, कॉर्निया क्या आ जाता है, एकदम बाहर की तरफ आ जाता है। इन्होंने एनक्लोज पूछा गया, अंदर से कौन आएगा, तो कॉर्निया एकदम आउटर पार्ट आ जाता है, इसके लिए वो आंसर हम लोग नहीं लेंगे, नहीं तो वो भी क्लोज ऑप्शन था बेटा एकदम। सो आंसर कुड बी सेकेंड। वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट इन द ईयर कैनाल। कान का मैल बेटा, अपन कान में उंगली करके ईयरबड से जो मैल निकालते हैं ना, उसको ईयर वैक्स बोलते हैं। उधर आपके कान के वो पैसेज में जो ऑडिटरी कैनाल होता है उसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं, एंड दिस ग्लैंड इज बेसिकली सेरुमिनस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड बेटा, सेरुमिनस ग्लैंड। और इनका जो सिक्रीशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेरुमिन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ईयर वैक्स। अच्छी चीज होती है बेटा, क्योंकि दिस ईयर वैक्स इज एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, जो अगर कान में कीड़ा वीड़ा चल जाता है तो रिपेलेंट बोल के काम करता है, कीड़ा वापस बाहर आ जाएगा, उसमें अटक के मर जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज करती है, ये जो कान का मैल होता है ना, कान के पर्दे के सामने होता है, एग्जैक्टली कान के पर्दे के सामने। तो जब एक्स्ट्रा की साउंड वेव्स या बहुत ज्यादा साउंड वेव्स, जैसे आपके कान के पास बड़ा सा बॉम्ब फूट गया दिवाली में, तो एकदम से साउंड वेव्स अंदर जाती है, तो वो जो झटका होता है साउंड वेव्स का, द जर्क ऑफ साउंड वेव्स, उससे बचने के लिए ईयर वैक्स मदद करता है। इसका मतलब ये नहीं कि कान में ठूस ठूस के मैल भरा होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाली करते जाओ, थोड़ा मैल अंदर रहने दो, क्योंकि पूरा भी खाली करोगे तो भी टेंशन है, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म की प्रॉपर्टी बेटा, ठीक है। तो सेरुमिनस ग्लैंड ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर रेस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग। इंटरनल ईयर, हेयरिंग, क्योंकि इंटरनल ईयर में दो हिस्से होते हैं, एक हेयरिंग का और एक बैलेंसिंग का। तो मेरा आंसर क्लियर है, कॉक्लिया। कॉक्लिया इज अ कॉइल्ड पार्ट। चाहे तो मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूं। यहां पे क्या होता है, इंटरनल ईयर बना रहा हूं, एक बड़ा सा चेंबर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग यूट्रिकल, फिर उससे कनेक्टेड एक छोटा चेंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैक्यूल। दिस इज अ रफ डायग्राम बच्चों। फिर ये यूट्रिकल से निकलते हैं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल लाइक दिस, ठीक है। अब सर these are the semicircular canals, 3 semicircular canals। तो semicircular canal, यूट्राइकल, सैक्यूल, इन सबको हम लोग मिला के बोलते हैं वेस्टिब्यूलर अपैरेटस। क्या बोलते हैं बेटा, वेस्टिब्यूलर अपैरेटस। और ये वेस्टिब्यूलर अपैरेटस इक्विलिब्रियम का काम करता है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस, छोटे दिमाग के साथ मिलके, सेरिबेलम के साथ मिलके। अब सर इधर एक और चीज होती है, द कॉइल्ड पार्ट विच इज कनेक्टेड टू द सैक्यूल। नाउ दिस कॉइल्ड पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉक्लिया। सो ये मैंने एकदम रफ डायग्राम बना दिया आपके इंटरनल ईयर का पूरा बेटा। नाउ कॉक्लिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग एंड वेस्टिबुलर अपैरेटस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, बैलेंसिंग। तो आपके ईयर के 2 फंक्शन है, हेयरिंग एंड बैलेंसिंग, ये याद रखना। और हर एक को अपना अपना काम दे दिया गया। अब ये कैसे काम करते बेटा, ये ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि बहुत बड़ा आर्टिकल है। तो अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ हमारे आंसर पे फोकस करेंगे। द आंसर कुड बी कॉक्लिया। ये देखो, सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकुलस, सैक्यूलस, ये तीनों को मिला के बोलते हैं वेस्टिबुलर अपैरेटस, और उसका काम है बैलेंसिंग। चलो आगे। अब देखो, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन। अब ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है ये सुनने के काम में आता है, और सुनने का बोले तो अब किस में आंसर था बेटा, कॉक्लिया। अब भी बोला, वो जो हमने बनाया था ना कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इसका कट सेक्शन लेता तो उसमें ऑर्गन ऑफ कॉर्टी मिलता है। नाउ व्हाट इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, दीज आर द बंच ऑफ सेल्स, बंच ऑफ सेंसरी हेयर सेल्स, जो साउंड वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करेंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, एंड सपोर्टिंग सेल्स, सपोर्टिंग बोले तो प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन वगैरह के लिए अलग अलग नाम रहते हैं। तो ये जो सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं बेटा, ये आपके साउंड वाइब्रेशंस या जो उनकी फ्रीक्वेंसी रहते हैं उसको कैप्चर करते हैं। आपको बता दूं, इंसान मिनिमम टू मैक्सिमम कौन सी फ्रीक्वेंसी या कौन सी वेवलेंथ, साउंड वेवलेंथ सुन सकता है बेटा, तो इंसान की रेंज है 20 to 20,000, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। इंसान इतनी साउंड वेव्स सुन सकता है क्योंकि उसके ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में इतने साउंड वेव्स को डिटेक्ट करने वाले सेल्स है। अब 20 के नीचे का नहीं सुनाई देगा और 20,000 के ऊपर का भी नहीं सुनाई देगा। सबसे अच्छा सुनाई देता है हमको 1000 फ्रीक्वेंसी, 1000 फ्रीक्वेंसी का, मतलब एकदम क्लियर। 20 वाला बहुत कम हो गया, 20,000 बहुत ज्यादा हो गया, तो 1000 फ्रीक्वेंसी इज गुड। अभी मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1000 फ्रीक्वेंसी की रहेंगी बेटा, ठीक है। सो आंसर इज कॉक्लिया। नेक्स्ट, चलिए यहां पे आई थिंक क्वेश्चंस दी एंड हो चुके हैं बेटा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सिर्फ 11 ही क्वेश्चन थे, लेकिन नर्वस सिस्टम बहुत बड़ा है बेटा,
इसको ध्यान से पढ़िए, एनसीईआरटी से पढ़िए। आपको कोई भी समस्या, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। चलिए यहाँ पे बहुत जल्द हमने न्यूरल चैप्टर निपटा दिया बेटा, मतलब उसकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर निपटा दी। बहुत जल्द मिलेंगे वैसे ऐसे ही छोटे आर्टिकल्स के साथ बेटा, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ और भी कुछ आर्टिकल्स के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।